गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीआरटी का टेस्ट 7 और क्वेश्चन नंबर 1 to 25 मैं डिस्कस करूंगी और क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक रोहित सर डिस्कस करेंगे। तो बेटा बिना लेट किए हुए अपने सिंह सर का सपना साथ लेते हुए कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इसी सपने को साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर कि जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तब आगे की ओर गिरता है क्योंकि। नंबर 1 ऑप्शन दिया है आपको, विराम के जड़त्व के कारण सड़क पीछे रह जाती है तथा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। दूसरा है गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की दिशा में गतिशील रहता है जबकि पैर जमीन को छूते ही स्थिर हो जाते हैं। और थर्ड है बेटा हमारा, व्यक्ति आगे की ओर अपनी आदत के अनुसार झुकता है। और फोर्थ है उपरोक्त 1, 2 और 3 के संयुक्त प्रभाव के कारण। तो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम लोगों ने जड़त्व का नियम पढ़ रखा है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी और अगर वो चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो हमारा सबसे सही ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा कि गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की दिशा में गतिशील रहता है जबकि पैर जमीन को छूते ही स्थिर हो जाते हैं। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि दिशा का जड़त्व, 2 है गति का जड़त्व, 3 है आपका गति की चाल और 4 है आपका दोनों 2 और 3। तो बेटा यहाँ पर चूंकि जड़त्व का नियम ही लग रहा है कि जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्री को बाहर की ओर धक्का लगता है, तो ये भी हमारे जड़त्व के नियम से ही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी सही है, दिशा का जड़त्व। थर्ड बेटा हमारा क्वेश्चन है कि 100 मीटर दूरी तय करने में 20 केजी द्रव्यमान के पिंड का वेग 20 मीटर पर सेकंड से घटकर आपका 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, पिंड पर बल होगा। बेटा हमें दूरी दे रहा है, द्रव्यमान दे रहा है, वेग दे रहा है और हमसे बल पूछा गया है। तो बेटा हमारे यहाँ पे एस दिया है, उसने एस दिया है हमें 100 मीटर और वेग आपको u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, आपको v दिया है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड और हमसे उसने फोर्स पूछा है। तो बेटा फोर्स हमारा होता है F इज इक्वल टू ma, हमें a नहीं गिवन है तो a हम कहाँ से निकालेंगे, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर आपका प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s किसके इक्वल है बेटा, a के इक्वल है। तो ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, f v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो वैल्यू पुट करते हैं, m बेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है, m हमें गिवन है यहाँ पर बेटा 100, m हमें यहाँ पर गिवन है बेटा 20 kg, m गिवन है हमें 20 kg। तो m की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे 20। v हमें इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी है 5, फाइनल वेलोसिटी सॉरी जो हमारी v है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 और s हमें दिया है 100। तो बेटा हमारा यहाँ पे हो गया 25 माइनस 400 अपॉन 200। तो बेटा 200, 0 से 0 कटा, 2 से ये कटा, आया यहाँ पे 10 और ये हमारा यहाँ पे आया 375 माइनस का अपॉन आया 10, यानी कि ऑप्शन हमारा आंसर बेटा हमारा आया माइनस 37.5 न्यूटन। तो माइनस में आंसर आया, देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, माइनस 37.5। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा यहाँ पे 2 केजी द्रव्यमान का एक कण प्रारंभ में विराम में है, समय के साथ परिवर्तित परिमाण का एक बल कण पर क्रियाशील होता है, बल समय ग्राफ नीचे चित्र में प्रदर्शित है। बेटा यहाँ पर हमें बल समय ग्राफ दिया गया है, ठीक है, हमने जो है xt ग्राफ पढ़ा, at ग्राफ पढ़ा, vt ग्राफ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हमको बल समय ग्राफ दिया गया है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए f इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, f इज इक्वल टू आपका होता है ma
और a को हम क्या लिख सकते हैं, v बाई टी। तो यहाँ पर एफ टी इज इक्वल टू आपका हुआ एम वी, या v इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/m एफ इंटू टी। ठीक है बेटा, एफ इंटू टी। तो हमें यहाँ पर एफ टी ग्राफ दिया गया है और हमसे जो है क्या पूछा गया है, कण का 10 सेकंड पश्चात वेग होगा। हमसे वेग पूछा गया है, तो वेग की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू 1/m और हमारा एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, जो भी एफ टी ग्राफ का हमारा एरिया आ रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हमें यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, फिर हमें रेक्टेंगल दिया है, फिर यहाँ पर हमको क्या दिया है, इसका जो हमारा पॉलीगॉन दिया है, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक फिर से ट्रायंगल दिया गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल। तो v इज इक्वल टू पहले हमारा आया 1/m, ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो हमारा ट्रायंगल का क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू आपका हाइट। तो आधार हमारा आया यहाँ पे 2 और हाइट हमारी आई 10, प्लस इसका एरिया लेंगे तो इसका एरिया क्या आया 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे आया हमारा 10, प्लस अब इसका एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हाफ पैरेलल साइड का योग। तो पैरेलल साइड हमारी यहाँ पर ये 20 है, ये 10 है, तो पैरेलल साइड का योग इंटू आया हमारा 30 इंटू हाइट, हाइट हमें दी है यहाँ पर 20, प्लस अब हमारे पास फिर ट्रायंगल है, तो यानी कि हाफ हमें दिया हुआ है, जो आधार है वो हमारा 10 माइनस 6 4 होगा, और लंबाई हमारी 20। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से 20 कैंसिल हुआ, 10 आया, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 आया। ठीक है, तो m की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पे दी है 2 kg, तो 1/2 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। तो बेटा यहाँ पर हमने जब इसको ऐड किया तो 1/2 इंटू आया हमारा 100, यानी कि जब हमने 2 से इसको काटा तो आया हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दर्शाए गए चित्र में 0.1 किग्रा द्रव्यमान के किसी कण का स्थित समय ग्राफ प्रदर्शित है। t बराबर 2 पर आवेग का मान होगा। बेटा आवेग पूछ रहा है, आवेग यानी कि I इज इक्वल टू m डेल्टा v, या m v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो बेटा t बराबर आपका 2 सेकंड पर जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपका यहाँ पे 4/2, यानी कि x/t होता है ना, तो x पे हम लोग कितना जा रहे हैं 4, और हमारा टाइम कितना है 2 माइनस 0 2, तो 4/2 आया यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। और बेटा फाइनल, ये तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी ग्राफ से देखें तो हमारी क्या है 0 है, तो I हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो I इज इक्वल टू m की वैल्यू बेटा उसने हमें दी है 0.1 kg, तो 0.1 फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपकी यहाँ पर जो है 2I, तो हमारा माइनस 0.2 हमारा जो है आवेग आया, माइनस 0.2 किग्रा मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा, माइनस 0.2 किग्रा मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बेटा, किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू 6I माइनस 8J प्लस 10K है तथा उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो बेटा द्रव्यमान पूछ रहा है, हमको F दिया है, लेकिन हमें क्या दिया है सदिश फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे, तब इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो F का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर,
प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो बेटा हमारा 6 का स्क्वायर होगा 36, इसका 64 और इसका 100, यानी कि आया हमारा अंडर रूट 100 प्लस 100 अंडर रूट 200। तो 200 को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 को लिख सकते हैं हम लोग 100 इंटू 2 यानी कि 10 अंडर रूट 2। तो बेटा हमारा f का जो मैग्नीट्यूड आया, परिमाण आया, वो आया हमारा 10 अंडर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, f इज इक्वल टू एम ए। तो m इज इक्वल टू आपका हुआ f बाई ए। f आपको दिया है 10 अंडर रूट 2 और m आपको निकालना है, a आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 रखा, तो हमारा m भी क्या आ गया 10 अंडर रूट 2 kg। तो हमारा ऑप्शन बेटा यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है 10 अंडर रूट 2 kg। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यदि 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 250 मीटर पर सेकंड की चाल से लकड़ी के अंदर 12 सेंटीमीटर तक धंस जाती है, तो इसको विरामावस्था तक लाने में आवश्यक औसत बल होगा। हमसे बल पूछ रहा है, हमें क्या क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर हमको यहाँ पे द्रव्यमान गिवन है, लेकिन द्रव्यमान हमारा है 20 ग्राम में है, तो केजी में करें तो 0.02 केजी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी हमको दी है, वेलोसिटी हमको दी है बेटा उसने 250 मीटर पर सेकेंड, और लकड़ी जो है 12 सेंटीमीटर तक अंदर धंस जाती है, यानी कि हमें जो एस दिया है उसने दिया है हमें 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एफ पूछ रहा है। तो सेम चीज बेटा एफ क्या होता है, एफ होता है एम इंटू ए, लेकिन हमें ए गिवन नहीं है, तो यहाँ पे एम और ए की जगह हम लोग लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, तो हमें सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, ये देखिए, हाँ हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.02, v की वैल्यू बेटा हो जाएगी हमारी 250 का स्क्वायर 2, और s की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.12। तो बेटा हमारा यहाँ पे जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करें, 0.02 और ये हो जाएगा हमारा 625 100 अपॉन 0.24। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो हमारा यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 5.2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति एक स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 60 किग्रा भार है, यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म के बाहर की ओर कूदता है तब तुला का पाठ्यांक होगा। तो बेटा जब कोई भी स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो पहले क्या करेगा, कूदने से पहले जो जैसे ही वो कूदता है तो क्या होगा, उसके पैरों द्वारा नीचे स्प्रिंग पर पहले बल लगेगा, और जब वो आगे की ओर कूदेगा तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वो स्प्रिंग से उतर जाएगा। तो हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, पहले बढ़ेगा फिर शून्य हो जाएगा, दूसरा है कि घटेगा, तीसरा है बढ़ेगा, और फोर्थ है कि वही रहेगा। तो बेटा पहले क्या होगा, कूदने से पहले स्प्रिंग पे दाब पड़ेगा, स्प्रिंग दबेगी, यानी कि बल क्या है स्प्रिंग पर बढ़ेगा, और जब वो कूदेगा तो स्प्रिंग पर बल उस समय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि पहले बढ़ेगा और फिर शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, 200 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, यदि बंदूक का द्रव्यमान 1 किग्रा हो तो बंदूक किस वेग से पीछे की तरफ जाएगी। तो बेटा यहाँ पर हमको जो है बंदूक और गोली वाला यहाँ पर प्रश्न है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगेगा। यहाँ पे आपको m दिया हुआ है, m दिया है हमारा 200 ग्राम यानी कि 0.2 kg, और बेटा हमें यहाँ पर v दिया है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, और बंदूक का द्रव्यमान यानी कि हमें m2 यहाँ पर दिया है बेटा 1 kg, और हमसे क्या पूछ रहा है, बंदूक किस वेग से पीछे हट जाती है, तो बंदूक का
यहाँ पे वेग पूछ रहा है, अगर ये v1 है तो ये v2, ठीक है। m1 v1 इज इक्वल टू बेटा m2 v2। तो हमें बंदूक का द्रव्यमान दे रहा है और बंदूक की वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। गोली का द्रव्यमान बेटा 0.2 है और वेलोसिटी हमारी 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.2 हो जाएगा 1, और v2 इंटू 1 तो हमारा यहाँ पे 1 ही आएगा। तो v2 की वैल्यू आई बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन देखें सही है बेटा, यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेटा यहाँ क्वेश्चन, द्रव्यमान m बराबर 513 kg का कोई पिंड x अक्ष के अनुदिश 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, इसके अभिलिखित संवेग का परिमाण है। तो बेटा हमें ऑप्शंस दिए हैं, हमसे संवेग पूछा गया, तो संवेग का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, और डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है। तो बेटा m हमें गिवन है, m है हमें 3 दिया है 3.513 kg, और बेटा हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी दी है वो हमें दी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो P इज इक्वल टू होता है mv, और m हमें दिया है 3.513 इंटू 5। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 17.656। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है। लेकिन अगर हम लोग इसको सार्थक अंकों में देखें, इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखें, तो बेटा हमारा क्या आना चाहिए, 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। तो P इज इक्वल टू 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा एक रॉकेट जो कि 300 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, उस पर 210 न्यूटन का बल क्रियाशील है, तो ईंधन के जलने की दर क्या होगी। जलने की दर यानी कि हमें dm/dt यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ईंधन के जलने की दर पूछी है। और बेटा यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है u dm/dt, रॉकेट के लिए जो हमारा फॉर्मूला है u dm/dt। तो बेटा हमें dm/dt जो है वो निकालना है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा F/u। बेटा F हमको यहाँ पर दिया है 210 न्यूटन, और हमें जो है u जो दिया है वो हमें दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 हमारा कैंसिल हुआ, 21/30। तो बेटा हमारा यहाँ 3 से कटा तो आया हमारा 7 10, यानी कि आया हमारा 0.7 kg पर सेकेंड, ठीक है, किग्रा पर सेकेंड या kg पर सेकेंड हमारा आया dm/dt। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है 0.7 kg पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि वेक्टर v वेग से गतिमान कण पर 3 बल एक साथ लगते हैं। इन 3 बलों के परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज ABC की 3 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब कण किस वेग से गतिमान होगा। तो बेटा जब हमारे क्या है, त्रिभुज के नियम में हमने पढ़ रखा है कि जब तीनों जो हमारे सदिश हैं वो एक ही ऑर्डर में होते हैं, तो ऐसे केस में उसका परिमाण क्या होता है, उसका परिमाण 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, बलों के लिए दिया गया है। तो इस तरह से अगर हमारे 3 सदिश हैं तो सेम, तीनों ही क्या है बेटा, सेम ऑर्डर में है, तीनों ही सेम ऑर्डर में। तो ऐसे कंडीशन में जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बल 0 है तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा कि हमारा जो वेक्टर v है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बल 0 है तो वेलोसिटी अपरिवर्तित है, तो वेक्टर v अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। L लंबाई की एक रस्सी को नियत बल F द्वारा खींचा जा रहा है। बल लगाने वाले बिंदु से x दूरी पर रस्सी में तनाव का मान होगा। तो बेटा रस्सी में तनाव आपसे पूछा गया है, तो कैसे करेंगे इसको। हमने माना हमारे पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई बेटा हमें गिवन है, उसने L लंबाई हमें दी है। वो बोल रहा है कि बल लगाने वाले बिंदु से x दूरी पर, हमने माना यहाँ पे x दूरी पर
हमें क्या निकालना है, तनाव निकालना है। तो रस्सी अगर L है तो इतनी हमारी दूरी क्या हो गई बेटा, L माइनस एक्स हो गई। ये हमारा पॉइंट हमने माना A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें रस्सी में जो तनाव निकालना है, सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे हम, M। तो मास पर यूनिट लेंथ माना, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हमारा क्या है, M है। ठीक है, तो अब इसको हम निकालेंगे, FBD बनाते हैं इतने पार्ट की। यहाँ पर कोई बल F लग रहा है, F बल से हम खींच रहे हैं, और यहाँ पे F बल से खींच रहे हैं, तो स्ट्रिंग है तो पीछे की ओर हमारा T टेंशन लगेगा। और यहाँ पे जब इस तरफ, जब हमारा X बिंदु से पूछ रहा है, इस तरफ आएंगे तो टेंशन हमारा इस तरफ। ठीक है, तो हमारा F माइनस टी इज इक्वल टू, F माइनस टी इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या आया यहाँ पर, M एक्स ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, जब हम लोग इतनी दूरी के लिए L माइनस एक्स दूरी के लिए लेंगे तो T इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा M L माइनस एक्स ए। तो बेटा हमारा इस तरह से हमारी दो जो है इक्वेशन आ गई हैं, दोनों को ही सॉल्व करते हैं। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो T और T हमारा कैंसिल हो गया। F इज इक्वल टू आया हमारा M एक्स ए प्लस M L माइनस एक्स ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो M एक्स ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो M L ए माइनस M एक्स ए। तो M एक्स ए बेटा कट गया, तो F इज इक्वल टू आया M L ए। तो बेटा A की वैल्यू इससे निकालें तो A की वैल्यू आ जाएगी F बराबर F अपॉन ML। ठीक है, और हमें बेटा निकालना है टेंशन फोर्स, हमें टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, T इज इक्वल टू हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको लेंगे M L माइनस एक्स ए। तो A की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, A की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो L माइनस एक्स इंटू A की वैल्यू आई F अपॉन ML। तो M से M हमारा कैंसिल हो गया, आया L माइनस एक्स अपॉन L इंटू F टेंशन। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, यहाँ पे हमारा T इज इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन L डॉट F। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, F L माइनस एक्स अपॉन L। चलिए नेक्स्ट है हमारा 14। एक हल्की डोरी जिस किसी घर्षणहीन घिरनी से होकर गुजरती है। इस डोरी के सिरों से 6 किग्रा और 10 किग्रा के दो द्रव्यमान चित्रानुसार लटकाए गए हैं। डोरी में तनाव होगा। तो बेटा डोरी में यहाँ पे तनाव पूछ रहा है, तो बेटा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला T इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 G। तो बेटा 2 M1 आपको दिया है यहाँ पे 6, M2 दिया है 10, 6 प्लस 10 और G का मान जो है हमने लिया यहाँ पर 9.8। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इसको, ऊपर हुआ 120 बटे 16 इंटू 9.8, इसको काटेंगे तो हमारा 30 बटे 4 यानी कि आया हमारे यहाँ पे 15 बटे 2 इंटू 9.8 यानी कि आया हमारा यहाँ पे 7 बटे 5 इंटू 9.8। तो बेटा जब हम इसका गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 73.5, टी की वैल्यू आई 73.5 न्यूटन। तो बेटा हमारा जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4th 73.5 न्यूटन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा एक पिंड चित्रानुसार नीचे की दिशा में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होता है जब डोरी में तनाव होगा। डोरी में बेटा हमसे तनाव पूछ रहा है, तो बेटा हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा mg नीचे की ओर लगेगा, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो लगेगा mg साइन थीटा। ठीक है, और पीछे हमारा लगेगा टेंशन फोर्स। ठीक, तो हमारा यहाँ पे
और नीचे की ओर जब ये ब्लॉक नीचे की ओर खिसकेगा तो हमारा यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो भी नीचे की ओर लगेगा। तो हमारे जो FBD आएगी वो आएगी mg साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू आपका हुआ ma। तो बेटा आया हमारा mg साइन थीटा माइनस ma इज इक्वल टू आया हमारा t। तो m हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया, आया g साइन थीटा माइनस a इज इक्वल टू t। तो बेटा हमें यहाँ पर m की वैल्यू दी है 12 kg, m की वैल्यू दी है 12 kg, g का मान 10, साइन थीटा हमें दिया है 37 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री दी है, तो साइन थीटा में साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5 माइनस आपका यहाँ पे हमें जो दे रहा है एक्सीलरेशन दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 आया, t की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, 5 से 10 हमारा कैंसिल हुआ, आया 2, तो 12 6 माइनस 2 इज इक्वल टू t। निकालो इसको जल्दी से, 12 और 6 माइनस 2 आया 4, तो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू आया t, यानी कि t की वैल्यू आई हमारी 48 मीटर पर 48 न्यूटन, 48 न्यूटन, t इज इक्वल टू 48 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 किग्रा के एक स्थिर जहाज को जब 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन के बल से खींचा जाता है तब उसका विस्थापन 3 मीटर का होता है। यदि जल के प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए तो जहाज की चाल होगी। बेटा जहाज की चाल यानी कि आपसे v पूछ रहा है, आपको m दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 kg, आपको F दिया है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन, ठीक है, और S दिया है बेटा आपको 3 मीटर, सब कुछ दिया है और आपसे V पूछ रहा है, तो F इज इक्वल टू बेटा होता है MA। तो बेटा हमारा यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन M। F दिया है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 और बेटा हमें M दिया है यहाँ पर 3 इंटू 10 टू दी पावर 7, तो इसको सॉल्व करो तो 5/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 आया हमारा यहाँ पर a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई, हमें v निकालना है, तो बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो 2as हमें विस्थापन भी दे रखा है तो s भी है हमारे पास, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू ए क्या है बेटा हमारे पास, ए हमने निकाला है 5/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू ए की एस की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर दी हुई है 3 मीटर, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारा यहाँ पे बेटा 5 इंटू 2 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 2। तो बेटा जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 10 टू दी पावर माइनस 2 यानी कि v इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 1 या v इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आया 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 0.1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17, बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। दो स्थिर घर्षणहीन नस समतल चित्रानुसार है जो ऊर्ध्वाधर बेटा 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। ए व बी को इनके तलों पर रखा गया है। ए का बी के सापेक्ष आपेक्षित ऊर्ध्वाधर त्वरण बेटा पूछ रहा है, ऊर्ध्वाधर त्वरण। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम लोग इसकी FBD बनाएं, अगर हम ए को कंपोनेंटली तोड़े तो ए इस तरफ लग रहा है, अगर कंपोनेंटली तोड़े तो हमारे पास दो घटक मिलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक हमें मिलेगा ए साइन थीटा और बेटा हमारा जो क्षैतिज घटक होगा वो हमारा क्या होगा ए कॉस थीटा। तो बेटा हमारे इस तरह से हम अगर हम कंपोनेंटली तोड़ेंगे तो हमें लेना है ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि हमें लेना है यहाँ पर ए साइन थीटा। उसके पहले हम FBD बनाते हैं, एक्सीलरेशन इस तरफ है तो बेटा हमारा यहाँ पर
जब हम लोग कंपोनेंटली तोड़ेंगे तो ये हमारा नीचे लगेगा mg, mg को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा mg साइन थीटा, यानी कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारा हो जाएगा ma के इक्वल, तो m से m कैंसिल हुआ तो g साइन थीटा इज इक्वल टू आया बेटा a। अब जो ये a की वैल्यू आई है वो हम इसमें पुट करेंगे। अगर ब्लॉक a के लिए अपेक्षित ऊर्ध्वाधर त्वरण लें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा, जिसमें a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे g साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो हमारा आया यहाँ पे g साइन स्क्वायर थीटा a। और b के लिए लेंगे तो हमारा आ जाएगा g साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा देते हैं ब्लॉक के लिए बेटा, ये हमारी 60 डिग्री, और ए बी के लिए लेंगे तो हमारा आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री। अब हमें क्या लेना है, आपेक्षिक ऊर्ध्वाधर त्वरण लेना है, यानी कि ए त्वरण हमारा ए ब्लॉक के लिए माइनस त्वरण हमारा बी ब्लॉक के लिए। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे जी साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा हमारा यहाँ पे g कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो बेटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का हो गया स्क्वायर माइनस 1/2 का हुआ स्क्वायर। तो यहाँ पे आया हमारा g 3/4 माइनस 1/4, यानी कि आया हमारा यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो हमारा आया यहाँ पर बेटा 1/2, तो 1/2 से 9.8 कटा तो बेटा आया 4.9। तो हमारी आपेक्षित ऊर्ध्वाधर त्वरण यानी कि ब्लॉक ए के लिए माइनस ब्लॉक बी के लिए जो हमारा त्वरण आया वो आया हमारा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा कौन सा जो है आंसर सही आया बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर मानो जेड अक्ष की दिशा में फेंका जाता है, इसका सही संवेग ऊंचाई चित्र होगा। तो बेटा हमें संवेग और ऊंचाई के बीच में हमें ग्राफ पूछा गया है कि कौन सा हमारा सही ग्राफ होगा। उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो संवेग और ऊंचाई के बीच में हमारा रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो P इज इक्वल टू बेटा होता है mv, ठीक है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा p/m। अच्छा, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। तो हमारा इसकी वैल्यू निकालें तो 2gh इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो h की वैल्यू इससे निकालें तो हो जाएगा हमारा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन आपका आया यहाँ पे 2g, ठीक है। v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो h इज इक्वल टू आया u स्क्वायर माइनस p/m का स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि h इज इक्वल टू आया u स्क्वायर माइनस p स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि हमारी जो इक्वेशन आ रही है बेटा वो हमारी आ रही है स्क्वायर में यानी कि पावर 2 में। तो जो भी हमारा ग्राफ आएगा वो हमारा क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अच्छा, अगर हमारा वेग जो है, अगर कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी तो वेग हमारा ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वेग बढ़ेगा तो बेटा हमारा मोमेंटम यानी कि हमारा संवेग भी क्या है, बढ़ेगा। लेकिन जब जर्नी हमारी अगर हाइट की बात करें, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और हाइट बढ़ेगी, ऐसे केस में हमारा क्या होगा, संवेग घटेगा। तो जब हाइट बढ़ रही है संवेग घट रहा है, हम लोग ऑप्शंस की तरफ देखें तो बेटा ये और ये अब तो हमारा गलत ही हो गया, क्योंकि हमें पैराबोला चाहिए और हाइट बढ़ रही है और संवेग घट रहा है, उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 20 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की दीवार भेदने के लिए पहले 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली की चाल 1 मीटर पर सेकंड है। यदि दीवार 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन का औसत अवरोध लगाती है तो दीवार के दूसरे तरफ से निर्गत गोली की चाल का सन्निकट मान होगा। तो बेटा सन्निकट मान आपसे पूछा है, हमें
एस की वैल्यू दी है, एस दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 0.2 मीटर आया। ठीक है, एम आपको दिया है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम यानी कि आपका हो जाएगा 0.020 kg। फिर आपको दिया है चाल, यानी कि आपको यू दिया है उसने 1 मीटर पर सेकेंड, और बल आपको दिया है कितना औसत बल लगा रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। और दीवार के दूसरे तरफ का निर्गत गोली की सन्निकट चाल का मान हमें निकालना है, यानी कि V हमें निकालना है। हमारे पास A नहीं है तो F इज इक्वल टू एम ए है, तो A इज इक्वल टू F अपॉन M। तो F हमारा बेटा यहाँ पे गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻2, और बेटा M हमें गिवन है यहाँ पे 0.020। तो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, ऊपर हमारे 3 zeros बढ़ गए, तो हमारा 2.5 अपॉन 2 इंटू 10 आया हमारा, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ -2 है, तो 10 आया, यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब हम लोग, हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो औसत अवरोध लगाती है, ये हमारा जो है अवरोध लगा रही है, यानी कि इक्वेशन हमारी क्या होगी, माइनस में होगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू आई बेटा हमारे पास 1.25, और s की वैल्यू बेटा उसने हमको दी है यहाँ पर 0.2, तो 1 माइनस ये आया हमारे पास 0.2 इंटू 2 4, तो ये आया हमारे पास यहाँ पे 0.5, तो 0.5 यानी कि आया हमारे पास 1/2, v स्क्वायर का मान आया 1/2, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो v इज इक्वल टू आया 1/√2। अगर इसका निकट मान जो होगा वो हमारा होगा 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 0.7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रकथन दिया हुआ है, जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु केवल अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। तो बेटा ये तो हमारा जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, और कारण है कि वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल ना लगे। तो बेटा ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम जब तक अगर संतुलित बल लगेगा तो वो अपनी अवस्था ही क्यों बदलेगी, जब तक उस पर असंतुलित बल नहीं लगेगा तभी वो अपनी अवस्था चेंज कर पाएगी। तो हमारा कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रकथन हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, प्रकथन गलत है और कारण सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रकथन गलत है किंतु कारण सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, प्रकथन इसमें भी दिया है, बंद बॉक्स में एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गिरते हुए गुरुत्व को अनुभव नहीं करता है, सही है। दूसरा है हमारा, जड़त्वी और गुरुत्वीय द्रव्यमान साम्यावस्था में होते हैं। तो बेटा ये भी हमारा करेक्ट ही स्टेटमेंट है, और हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बंद बॉक्स में एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गिरते हुए गुरुत्व को अनुभव नहीं करता है, यानी कि बेटा हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है, करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 2 को क्या कर रही है, स्पष्टीकरण उसका दे रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट है हमारा 22, एक ऊर्ध्वाधर खंबे पर एक 40 किग्रा द्रव्यमान का लड़का नियत चाल से ऊपर चढ़ रहा है, यदि उसकी हथेली व खंबे के मध्य घर्षण गुणांक 0.8 और उसने जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब उसके द्वारा खंबे पर आरोपित क्षैतिज बल होगा। आपसे क्षैतिज बल उसने पूछा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई खंबा है और कोई भी पर्सन जो है वो बेटा ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो उसने बोला है क्षैतिज बल निकालिए,
इस तरफ जो हमारा क्षैतिज बल लगेगा वो निकालिए, और वो खंबे और उसके गदेली के मध्य या हथेली के मध्य वो बोल रहा है जो हमारा घर्षण गुणांक लग रहा है, वो घर्षण जो है वो हमारा 0.8 है घर्षण गुणांक। तो बेटा हम कैसे इसको निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है m दिया है, m दिया है बेटा 40 kg, और बेटा यहाँ पे g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें म्यू दिया है उसने 0.8, और आरोपित क्षैतिज बल हमसे पूछ रहा है यानी कि F हमसे पूछ रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे हमारा क्या लगेगा mg लगेगा। तो mg और म्यू जो दोनों ही क्या होंगे, एक ही दिशा में है, ठीक है। ठीक है, हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की ओर लगेगा, तो हमारा mg इज इक्वल टू एफ एस, mg इज इक्वल टू एफ एस। तो एफ एस हमारा क्या होता है, एफ एस होता है हमारा म्यू एन, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg अपॉन म्यू। तो m की वैल्यू हमें दी है बेटा 40, g की वैल्यू 10 है, म्यू की वैल्यू हमारी 0.8 है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, हमारा आया यहाँ पे 500 न्यूटन। बल आया हमारा खंबे पर आरोपित क्षैतिज बल आया हमारा यहाँ पर 500 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर बेटा 23 देखिए कि धातु की एक समरूप जंजीर जिसकी खुरदुरी मेज पर एक प्रकार रखी गई है कि इसका एक सिरा मेज के किनारे से लटका हुआ है। जब जंजीर का 1/3 भाग मेज के किनारे से लटकता है तो यह फिसलना प्रारंभ करती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान है। कुछ ऐसा बेटा सिनेरियो है कि हमारे पास कोई मेज है और उसमें कोई भी जंजीर इस तरह से रखी हुई है और उसका जो है 1/3 भाग जो है मेज से लटक रहा है। अगर जंजीर की लंबाई बेटा हमारी पूरी जो है L है, तो यहाँ पर हमारा 1/3 भाग यानी कि L/3 जो है, L का L/3 भाग क्या है, लटक रहा है। तो उसने हमसे पूछा है स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कि म्यूएस पूछा है। तो म्यूएस हमारा क्या होगा, म्यूएस हमारा होगा कि जितना पार्ट हमारा जमीन जो रस्सी है उसका लटकता है अपॉन जितना भी पार्ट हमारा मेज पर रखा हुआ है। तो बेटा हमारा जो हमारा लटक रहा है पार्ट वो है हमारा L/3, और जितना भी पार्ट हमारा मेज पे रखा हुआ है तो L माइनस L/3 यानी कि L/3 अपॉन 2L/3। तो 3 से 3 हमारा कट गया, L अपॉन 2L आया यानी कि आया हमारे पास 1/2। तो म्यूएस की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1/2। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 है कि 250 न्यूटन भार की एक सीढ़ी घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर दीवार पर लगाई गई है। सीढ़ी व पृथ्वी तल के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। तो पृथ्वी तल व सीढ़ी के संपर्क बिंदु पर अधिकतम घर्षण बल होगा। बेटा आपसे घर्षण बल यानी कि Fs की वैल्यू पूछी है, आपको R की वैल्यू यानी कि 250 न्यूटन भार की एक सीढ़ी घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर दीवार पे है, R की वैल्यू आपको दी गई है 250 न्यूटन, और बेटा घर्षण गुणांक यानी कि म्यू की वैल्यू है आपको दी गई है 0.3। ठीक है, तो हम लोग आसान सा सवाल है, एफ एस इज इक्वल टू हमारा म्यू आर, तो म्यू की वैल्यू बेटा 0.3 है और आर की वैल्यू बेटा उसने दी है 250 न्यूटन। तो इजिली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आएगा यहाँ पे 75 न्यूटन एफ एस की वैल्यू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन देखें यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा 75 न्यूटन। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक 50 सेंटीमीटर लंबाई की किताब पर 10 ग्राम द्रव्यमान का एक सिक्का रखा गया है। किताब के एक सिरे को 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाने पर सिक्का फिसलने की स्थिति में हो जाता है। किताब तथा सिक्के के मध्य घर्षण गुणांक है। कुछ इस तरह का सिनेरियो है बेटा हमारे पास कि हमारे पास कोई भी किताब है, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई है वो उसने दी है 50 सेंटीमीटर, और वो बोल रहा है कि किताब के एक सिरे को 10 सेंटीमीटर उठा देते हैं। तो जब किताब के सिरे को 10 सेंटीमीटर हम उठा देते हैं तो किताब की लंबाई तो बेटा हमारी 50 ही है, तो ये हमारी लंबाई क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। हमने माना कि जो हमारी सतह है और जो हमारी किताब है उसके बीच का कोण अगर हमारा थीटा है,
ठीक है। फिर वो पूछ रहा है किताब और सिक्के के मध्य घर्षण गुणांक होगा, यानी कि वो हमसे म्यू एस पूछ रहा है, और म्यू एस होता है बेटा tan थीटा। लेकिन हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें लंब बटे कर्ण दिया है, यानी कि हमें साइन थीटा दिया है। यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया हुआ है 10/50। लेकिन बेटा हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan थीटा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर आधार बटे पाइथागोरस थ्योरम से लेते हैं तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 10 का स्क्वायर। अगर हम इसकी साइड मान लें ए बी सी, तो बेटा a प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अंडर रूट आपका आया ए बी, यानी कि ये जो आपकी साइड आई ये आपकी आई अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा tan थीटा हम इजिली निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बेटा हमारा होता है आधार बटे लंब बटे आधार। तो लंब है बेटा यहाँ हमारे पास 10 और आधार है यहाँ हमारे पास 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो बेटा हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 का स्क्वायर। तो 10 हम बाहर ले लेते हैं, तो 10/10 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/√24 बचा। तो 1/√24 आया हमारा tan थीटा का मान, और tan थीटा हमारा म्यू एस के बराबर होता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट 25 को 1/5 लिख सकते हैं। तो हमारा जो अप्रोक्स मान आएगा वो हमारा आएगा 0.2। तो म्यू एस का मान आया बेटा हमारा 0.2। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 0.2। जय हिंद बच्चों, मैं आज आपको सीआरटी टेस्ट सीरीज में हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। और आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक झुकाव कोण थीटा वाले नत समतल का ऊपरी अर्धभाग पूर्णतः चिकना है जबकि निचला अर्धभाग खुरदरा है। एक वस्तु शीर्ष से विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करती है और निचले तल पर पुनः विरामावस्था में आ जाती है। निचले अर्धभाग का घर्षण गुणांक होगा। ऊपरी अर्धभाग पूरी तरह चिकना है। अगर हम बात करें कि कैसा क्या यहां पे रिप्रेजेंटेशन रहा होगा, तो ये जो आपका आणत तल है इसकी टोटल लेंथ हम लोगों ने मान ली कि d है भैया, और इसका अर्ध जो आधा भाग है आपका, निचला आधा भाग, वो आपका कैसा है, वो आपका घर्षण वाला है, निचला आधा भाग है ना। और रिस्ट से शुरू कर रहे हो और रिस्ट पर ही जा रहे हो, तो यहां से देखो, यहां से आपने शुरू किया u0, यहां पर जब आप आए तो आपका फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गया। अगर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें, कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय W बराबर डेल्टा के बोले तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और यहां देखो वेग 0 है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 होगी, यहां पर अंतिम वेग 0 है तो अंतिम गतिज ऊर्जा 0 होगी। इस वजह से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। तो W बराबर 0 आ जाना है ना। चलो W की अगर हम बात करें, तो देखो यहां से जो वेट का कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, वो पूरा d लग रहा होगा। तो जो W टोटल है आपका, तो W टोटल mg साइन थीटा इंटू डी, ये गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। जबकि यहां पर इतने में घर्षण बल लगेगा और ये दे रखा है आपका d, और यहां पे घर्षण बल भी लगेगा, जबकि यहां पे घर्षण बल नहीं होगा। तो घर्षण बल आपको पता है कि आणत तल पे घर्षण बल होता है म्यू mg cos थीटा, और यहां पे घर्षण बल के द्वारा इस कंडीशन में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, माइनस साइन रख दिया हमने, म्यू mg cos थीटा इंटू d/2, ये आपका आया, ये g आ गया आपका, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया।
तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी बाई टू बराबर एम जी साइन थीटा डी। अगर आप ध्यान से देखेंगे डी से डी कैंसिल होगा, एम जी से एम जी कैंसिल होगा, तो ये बना म्यू कॉस थीटा अपॉन टू बराबर साइन थीटा। तो म्यू बराबर हो जाएगा टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका बन गया म्यू बराबर टू टेन थीटा, टू टेन थीटा। ये और ऐसा कहां पे दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए, दो बिलियर्ड गेंदें जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 0.05 किलोग्राम है, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट्ट करती हैं। संघट्ट के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती है। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है? अगर हम आवेग की बात करें तो जो आवेग होता है संवेग परिवर्तन होता है, और जब संवेग परिवर्तन होता है तो जब यहां पर उसी चाल से वापस लौटोगे, तो जब आप इधर से गए और फिर उधर से आए और जब चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहां पे संवेग परिवर्तन बेटा 2mu होता है। जीरो मत कर देना क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो 2mu होगा। तो 2 मास दे रखा है 0.05, u दे रखा है 6, और ये कितना आ गया 0.06। ओके, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, 0.6 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। ये ऐसा कहां दे रखा है? सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चित्रानुसार वेज पर स्थित दो पिंडों के निकाय का त्वरण, ये दे रखा है sin 53 और ये sin 37 एंगल दे रखे हैं आपके। अच्छा, ये मास दे रखा है। देखो यहां पर जो त्वरण होता है, नेट खिंचाव बल अपॉन कुल द्रव्यमान, ये करना होता है। और अगर हम बात करें तो इस आनत तल के अनुदिश लगेगा mg sin 53, और sin 53 आपका क्या होता है? 4/5 होता है। ठीक, 4/5 होता है। और इस आनत तल के अनुदिश लगेगा mg sin 37, और sin 37 आपका 3/5 होता है, तो 3mg/5 हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे नेट खिंचाव बल निकालें तो त्वरण बराबर 4mg/5 माइनस 3mg/5 अपॉन टोटल कुल द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा? 2m। ध्यान से देखेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा g/10, और g की वैल्यू अगर 10 ले ली जाए तो ये आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि एक पिंड एबीसी के द्रव्यमान 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम है। चित्रानुसार एक घर्षण मुक्त सतह पर एक दूसरे से जुड़े हुए 14 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर आरोपित जाता है। ए तथा बी के बीच घर्षण बल, यहाँ पे देखो 14 न्यूटन का बल लग रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स संपर्क बल की बात करें तो ए बी पर लगा रहा होगा, जबकि बी ए पर लगा रहा होगा। तो ए पर लगने वाला एक बल ये हो गया, दूसरा बल ये हो गया, तो ये ए हो गया। और इसका मास दे रखा है 4 kg। एक ये 14 न्यूटन लग रहा है, दूसरा ये लग रहा है आपका, ठीक ना। एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन पे होगा, और ए बराबर होगा F अपॉन 14 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस एन बराबर 4 इंटू 2, तो 14 माइनस एन बराबर 8, तो एन बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8, तो ये आएगा 6। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। तो 29 का हमारा सही ऑप्शन हो गया फर्स्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, एक निकाय में 3 द्रव्यमान m1 m2 तथा m3 एक डोरी से बंधे हुए हैं और एक घिरनी P से गुजारे जाते हैं। द्रव्यमान m1 मुक्त अवस्था में है और m2 और m3 एक खुरदरी क्षैतिज मेज पर है। घर्षण नियतांक म्यू है। घिरनी आपकी घर्षण मुक्त है। घिरनी आपकी क्या है? घर्षण मुक्त है। और आपसे बोला जा रहा है कि
घिरनी का द्रव्यमान भी उपेक्षित है, द्रव्यमान m1 का नीचे की ओर त्वरण होगा। फार्मूला वही है बेटा, त्वरण A बराबर खिंचाव बल अपॉन कुल द्रव्यमान। अगर हम बात करें खिंचाव बल की तो बेटा यहां पे देखो ये mg हो जाएगा, लेकिन यहां पर घर्षण है तो घर्षण की वजह से इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू mg होगा, और यहां भी जो घर्षण बल होगा म्यू mg होगा, तो टोटल घर्षण बल कितना होगा 2 म्यू mg होगा। तो खिंचाव बल अगर हम लिखना चाहें तो mg माइनस 2 म्यू mg, और टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 3m। तो m से m बेटा कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो g कॉमन लिया, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। और ऐसा कहां पे दिख रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कि एक ब्लॉक पर चिकने नत तल पर छोड़ा जाता है तथा उसे नीचे आने में 4 सेकंड लगता है, तो आनत तल की पहली आधी लंबाई चलने में कितना समय लगेगा। ये मान लेते हैं कि आनत तल की लंबाई क्या है, d है। अच्छा, यहां से छोड़ा जा रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या ले लोगे आप, 0 ले लोगे। तो अगर हम, अच्छा यहां पर आनत तल अगर चिकना है, अगर आनत तल चिकना है तो जो त्वरण होता है, जो त्वरण होता है वो जी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक ना। ये चीजें इतनी आई। अब अगर हम समीकरण लगाएं, दूरी d बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 हो गया, हाफ AT स्क्वायर, तो d बराबर हाफ a की जगह क्या लिख सकते हैं g। अच्छा यहां पर एक चीज देखो, यहां पर आप कभी भी देखोगे तो a तो सभी जगह हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो d प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा t स्क्वायर। इसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन सेट करें तो d1 अपॉन d2 बराबर t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। पहले वो पूरा डिस्टेंस d कवर कर रहा था, फिर बाद में वो कितना चल रहा है, आधी लंबाई, तो ये d/2 हो जाएगा। पहले उसको कितना लगा 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये t2 स्क्वायर। t2 बराबर क्या आ जाएगा 8 आएगा, तो t2 बराबर हो जाएगा 2√2 सेकंड। तो आपका जो t2 आएगा वो आएगा 2√2 सेकंड। तो हिसाब से आपका 31 का सेकंड ऑप्शन सही हो गया, 31 का सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए 32, यदि एक लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, m द्रव्यमान का एक यात्री के द्वारा फर्श पर लगाया गया बल ए त्वरण से ऊपर जा रही, वेट नीचे की ओर लग रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा। अगर हम यहां पे बात करें तो n माइनस mg बराबर m इंटू ए लिखेंगे, तो n बराबर हो जाएगा ma प्लस mg, और हिसाब से m कॉमन ले लिया तो a प्लस जी, ये आपका लगाया गया बल होगा। हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ था, तो 32 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, 1 किलोग्राम का एक पिंड ट्रक के क्षैतिज तल पर रखा है, पिंड तथा सतह के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.6 है। यदि ट्रक का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पिंड पर लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, तो सबसे पहले बच्चा हम लोग सीमांत घर्षण निकालते हैं। सीमांत घर्षण बल बराबर म्यू mg, म्यू कितना दे रखा है 0.6 दे रखा है, ये आपका 6 न्यूटन हो गया, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं F अप्लाइड m इंटू ए, त्वरण ट्रक इधर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन पे m इंटू ए लग रहा होगा, 1 इंटू 5 न्यूटन। मतलब कहने का अधिकतम घर्षण बल कितना है 6 न्यूटन। अब अगर आप उस पर कोई बाह्य बल लगा रहे हो और उसकी वैल्यू अधिकतम घर्षण बल से कम है, अधिकतम घर्षण बल से कम है, F अप्लाइड इज लेस देन F लिमिटिंग, लिमिटिंग बोले तो सीमांत। अगर ये कम होता है
तो जो आपका स्थैतिक घर्षण बल होता है, स्थैतिक घर्षण बल, वो लगाए गए बल के क्या होगा, बराबर होगा। और आप देख पा रहे हैं कि 5 न्यूटन तो 6 से कम ही है, तो फिर इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। और हमारा तीसरा विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 34, 10 1 रुपए के सिक्के मेज पर एक दूसरे के ऊपर रखे, प्रत्येक सिक्के का द्रव्यमान m है। सातवें सिक्के द्वारा छठे सिक्के द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल का मान, आरोपित प्रतिक्रिया बल का मान सातवें सिक्के पर। अच्छा, मैं काउंटिंग लिख देता हूं, उससे समझने में आसान रहेगी। मैं काउंटिंग लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा स्पेस लिख देता, बना देता हूं मैं इस तरह। ये बस समझ लेना कि वो आपस में कांटेक्ट पे है, ठीक है ना। और यहां पे मैंने बोल दिया भैया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। कह रहा कि सातवें सिक्के पर छठे सिक्के द्वारा आरोपित प्रतिक्रिया बल। एक बात बताओ, ये सातवां सिक्का छठे सिक्के पर इधर की ओर प्रतिक्रिया लगाएगा कि नहीं लगाएगा? न्यूटन के तृतीय नियम से ये छठा सिक्का सातवें सिक्के पर प्रतिक्रिया कहां लगाएगा? ऊपर की ओर। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सातवें सिक्के पर जो प्रतिक्रिया लग रही है वो कहां लगेगी? ऊपर की ओर लगेगी, ठीक। अच्छा, ये सब रेस्ट पर है ना, तो जब ये रेस्ट पर होगा तो अगर इसका भी मास सेम है, 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 तो टोटल मास कितना हो गया? 4m। तो इसका वेट कितना हो गया? 4mg। तो ये जो सातवां सिक्का है छठे सिक्के पर कितना प्रतिक्रिया लगा रहा होगा? 4mg। तो फिर ऊपर की ओर कितना प्रतिक्रिया लग रहा होगा? 4mg। तो 4mg लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, उस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो 34 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, सतहें घर्षण रहित है तो T1 और T2 का अनुपात है। बेटा देखो यहां पर क्या होगा, सबका जो त्वरण होगा वो सेम होगा, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पे बात करें तो T1 माइनस T2 बराबर 12a लिखेंगे और T2 बराबर क्या लिखेंगे? 3a लिखेंगे। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो T1 बराबर क्या आ जाएगा? 15a। और रेशियो निकालना था T1 अपॉन T2। ये कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया? 5:1 आया। इस हिसाब से आपका 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए 36, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम, उस पर 2 बल लग रहे हैं। जब 2 बल लग रहे हैं बच्चा, तो क्यों ना हम लोग बात कर लें 2 बलों की। तो बेटा F वेक्टर बराबर होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F वेक्टर बराबर हो जाएगा 8i कैप प्लस 10j कैप प्लस 4i कैप प्लस 8j कैप। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 12i कैप प्लस 18j कैप, ये न्यूटन आया, ठीक। तो F वेक्टर बराबर होता है m इंटू ए वेक्टर। तो a वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर अपॉन m। 12i कैप प्लस 18j कैप अपॉन मास कितना दे रखा है? 6। तो 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और ऐसा ऑप्शन कहां दे रखा है? 4th पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका 4th ऑप्शन से हुआ। चलिए 37 देख लेते हैं। 37 एक गुटका साम्यावस्था में। बेटा साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था में है तो साम्यावस्था का मतलब हो गया इस पर लगने वाला परिणामी बल किसी भी दिशा में देखो, x दिशा में देखो या y दिशा में देखो, तो x दिशा में भी परिणामी बल शून्य होगा और y दिशा में भी परिणामी बल शून्य होगा। कह रहा है ए बी में तनाव। देखो अगर ये ए बी है तो ये टी ले लिया। अब अगर इसको ऐसे किया तो अगर ये फाई है तो एकांतर कोण ये भी फाई होगा? नहीं होगा। अगर इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये टी कॉस फाई हो जाएगा और ये टी साइन फाई हो जाएगा। अब जब पूरा सिस्टम संतुलन की स्थिति में है तो संतुलन की स्थिति में आप सबने पढ़ा है कि जो सिग्मा एफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। सिग्मा एफ वाई बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो अगर एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो एफ इधर लग रहा है, टी साइन फाई इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है।
लेकिन जीरो होने के लिए इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, टी साइन फाइव। हमको तनाव निकालना था तो टी बराबर एफ अपॉन साइन फाइव। बस देख लो आप कहां पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो 37 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है आपसे कि आपका 1000 न्यूटन का बल है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 10 kg लग रहा है, और जो म्यू दे रखा है आपका, वो दे रखा है आपका 0.2। जब ऐसा दे रखा है तो कह रहा है कि बल ब्लॉक पर कार्यरत बल कितना होगा, तो अगर ध्यान से देखा जाए यहां पे ब्लॉक पे कार्यरत बल के लिए कि ब्लॉक पे कार्यरत बल कितना होगा, ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल कितना होगा, ये पूछा गया है। तो एक बात बताओ, ये फोर्स तो इधर लग रहा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहां होगा, इधर होगा। ठीक, इसका वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और जब ये इंटेंडेड मोशन, इसमें जो गति की संभावना है वो कहां है, नीचे की ओर है। तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। यही तो घर्षण बल है। अच्छा, संतुलन पे रखा है, तो इस पे किसी भी दिशा में आप बल देखोगे, नेट बल देखोगे, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, W बराबर Fs, और W कितना, 10 kg का वेट कितना निकलेगा, 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, Fs। तो घर्षण बल कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा भैया। 10 किलोग्राम को वेट में बदलो तो 100 हो जाएगा। तो आपका 38 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए 39, दो पिंड है 6 किलोग्राम 10 किलोग्राम के, एक डोरी के सिरे से जुड़े हैं जो घिरनी से गुजर रही है। यदि 6 किलोग्राम अन्य डोरी की सहायता से धरातल से जुड़ा है तो इस डोरी में तनाव T1 का मान होगा। ध्यान से देखने की बात है बेटा, ये इससे कनेक्ट है तो पूरा का पूरा सिस्टम वही होगा, नहीं होगा। अगर हम इस T की बात करें, इस वाले ब्लॉक की 10 kg की, ये T हो गया, ये 100 हो गया न्यूटन, वेट नीचे की ओर, तो 10 T कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। भैया धरातल से जुड़ा है ना, तो मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो देखो ऊपर की ओर कितना लग रहा है, 100 लग रहा है। ठीक, ये नीचे की ओर T1 लगेगा। अच्छा, इसका जो वेट होगा 60 न्यूटन, वो भी तो नीचे की ओर लगेगा। अब इक्विलिब्रियम के हम क्या लिखते हैं, 100 बराबर T1 प्लस 60। तो T1 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 60, और ये आ जाएगा 40 न्यूटन। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। तो 39 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, गुटके तथा संपर्क पृष्ठ के मध्य घर्षण बल संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और दूसरा क्या बोला उसने, घर्षण बल वहां भी कार्य कर सकता है जहां संपर्क पृष्ठों के मध्य कोई अपेक्षित गति नहीं होती है। तो भैया पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। बी वाला सही है कि जहां पर रिलेटिव मोशन नहीं भी हो रहा है तो वहां पर भी कार्य कर सकता है। आप सीमांत घर्षण की बात कर सकते हो कि वस्तु स्थिर रखी होती है, आप फोर्स लगाते हो लेकिन वस्तु गतिमान नहीं होती, तब भी वहां पे घर्षण बल लग रहा होता है। तो इस हिसाब से आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा 40 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सेकंड है। चलिए 41 की बात कर लेते हैं। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 60 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से ऊपर की ओर गतिशील एक लिफ्ट के एक तुला पर खड़ा है। तुला का पाठ्यांक, अगर हम बात करें कि लिफ्ट का त्वरण क्या होगा, भैया एक समान चाल से चल रहा है तो लिफ्ट का त्वरण क्या हो जाएगा, 0। परिणामी त्वरण कितना हो जाएगा लिफ्ट का, परिणामी त्वरण ऊपर जा रहा था तो हमने G प्लस ए लिखा, जब A 0 है तो ये क्या हो गया, G हो गया। ठीक है ना, तो तुला का पाठ्यांक क्या होगा, तुला का पाठ्यांक जब mg हो जाएगा, क्योंकि परिणामी G के बराबर उसे मास इंटू परिणामी त्वरण होता है, तो ये 60 इंटू G की जगह हो गया कुछ नहीं, G लिख दिया। ये न्यूटन में आया, किसमें आया, न्यूटन में। इसको अगर बदलना है तो 60 किलोग्राम वेट लिख सकते हैं। ठीक ना, उस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी स्प्रिंग से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा छत से बंधा है। स्प्रिंग में खिंचाव पृथ्वी पर 2 मिलीमीटर है। यदि निकाय को अन्य ग्रह पे ले जाए जहां G बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो स्प्रिंग में खिंचाव
अगर हम बात करें तो mg डाउनवर्ड और kx ऊपर की ओर, तो kx बराबर क्या हो जाएगा mg। भैया k तो बल नियतांक है ना, स्प्रिंग जब तक नहीं चेंज हो रहा है k नहीं चेंज होगा, और मास तो अपरिवर्तनशील राशि है, तो यहां पे हमें पता चल गया x प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा g। तो यहां पे अगर हम बात करें x1 अपॉन x2 बराबर g1 अपॉन g2, x1 कितना दे रखा था 2 मिलीमीटर, x2 निकालना है। पृथ्वी पर तो 10 ले लेते हैं, g2 आपका 2 दे रखा है, तो यहां से x2 बराबर क्या आ गया 2 इंटू 4 अपॉन 10 मिलीमीटर, 2 से डिवाइड कर दो तो 4 अपॉन 5 मिलीमीटर। ऐसा कहां दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, तो जो 42 है उसका कौन सा सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए 43 की बात कर लेते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बंदर है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बंदर है, ऊर्ध्वाधर रस्सी पकड़े हुए, ठीक है, मान लो ये बंदर रस्सी पकड़े हुए, ठीक है ना। कह रहा जब रस्सी पर 25 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया जाता है तो नहीं टूटेगी, यदि 25 किलोग्राम से अधिक वो टूट जाएगी। मतलब इसका जो मैक्सिमम टॉलरेट करने वाला अधिकतम जो सह सकता है, जो अधिकतम सह सकता है वो टेंशन होता है टी, वो 225 जी न्यूटन हो गया, ठीक है, ओके। कह रहा कि वह अधिकतम त्वरण क्या है जिसके साथ बंदर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ सकता है। जब ऊपर चढ़ने की बात हो जाएगी तो टी मैक्स बराबर एम जी प्लस ए मैक्स, ये 25 जी हो गया, बंदर का मास दे रखा है 20 जी प्लस ए मैक्स। इसको हम सॉल्व करें तो ए मैक्स बराबर आएगा कितना आएगा 5 जी अपॉन 20, तो ये g बाई 4 आया, g की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 43 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। 44 एवं द्रव्यमान के कण आर त्रिज्या के पथ पे एक समान वृत्ति गति निष्पादित करता है, यदि p इसके रेखीय संवेग का परिमाण है तो कण पर लगने वाला बल होगा। एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स और विकेंद्र बल mv स्क्वायर अपॉन r होता है, m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन mr हो गया। अब देखो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या होता है, मोमेंटम p बराबर होता है mv, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन mr। तो ऐसा कहां पे दे रखा है p स्क्वायर अपॉन rm या mr, फोर्थ ऑप्शन पे दे रखा है, तो 44 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं 45। राष्ट्रीय राजमार्ग पर घुमावदार सड़क की त्रिज्या r है, सड़क की चौड़ाई b है, सड़क के बाहरी किनारे को भीतरी किनारे के सापेक्ष h मीटर, ये मीटर है, ऊपर उठाया जाता है ताकि वो v वेग वाली कार इसके ऊपर से सुरक्षित गुजर सके। h का मान आपने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर h अपॉन डी बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये पढ़ा होगा। d आपकी चौड़ाई होती है, h ऊंचाई, h दे रखा है, यहां पे क्या रख दोगे, ये चौड़ाई दे रखी है b, v स्क्वायर, त्रिज्या क्या दे रखी कैपिटल R, आपसे पूछा गया था h, तो h बराबर हो जाएगा v स्क्वायर b अपॉन आर जी, है ना। तो ये आपका आया, और ये कहां पे दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए क्लियर हुआ ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 46, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार घर्षण रहित सड़क पर 90 मीटर त्रिज्या के घुमावदार मोड़ पर चलती है, यदि बैंकिंग कोण 45 डिग्री हो तो कार की गति tan थीटा बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन आर जी, थीटा 45 दे रखा है, ध्यान से देखोगे यहां पे तो v बराबर अंडर रूट आर जी आ गया, r कितना दे रखा है 90 मीटर, g अपना 10 हो गया, ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड, तो अपना कौन सा सही हो गया, फोर्थ हो गया। तो 46 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए 47, एक कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्थिर गति से घूम रही है, उस पर धीरे से एक डिब्बा गिराया जाता है, उसके बीच घर्षण गुणांक 2.5 है। बेल्ट पर टिकने से पहले बॉक्स बेल्ट के सापेक्ष कितनी दूरी तय करेगा। अगर आपको याद हो F बराबर ma बराबर म्यू एम जी, कैंसिल हो गया, तो A बराबर क्या आ गया, म्यू जी आ गया, A बराबर क्या आ गया, म्यू जी आ गया। म्यू कितना दे रखा है 0.5, जी हम लोगों ने ले लिया 10, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टिकने बेल्ट पर टिकने से पहले, बेल्ट पर टिकने से पहले, टिकने से पहले का मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे,
तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, ये 0 हो गया। यू कितना था 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2a, a की जगह कितना रखेंगे 5 इंटू एस। तो यहां से देखो 10s बराबर क्या आ गया 4 आ गया, तो s बराबर क्या आ गया 0.4 मीटर, और ये डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है ना। तो 0.4 मीटर कहां दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, तो 47 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 48 पे आते हैं। अधिकतम गति जिस पर कार 40 मीटर त्रिज्या के समतल वक्र पर घूम सकती है वह 11 मीटर पर सेकंड है, घर्षण गुणांक 0.3 होना चाहिए, ये एक आपका भी कथन दे रखा है। कारण इस बात के लिए उसने बोला कि भैया ये एक रिलेशन होता है वी और अंडर रूट म्यू आर जी, और यहां पे जब उन्होंने वैल्यू पुट की तो ये दिखाया, बात भी सही है, ये ऊपर वाला जो भी है वो इसी फार्मूले से डिराइव होता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, और जो कारण है वो असर्शन की व्याख्या भी सही कर रहा है, तो हिसाब से आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही होगा। तो 48 का फर्स्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, एक पिंड एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से घूम रहा है, ठीक है ना। स्थिर गति का मतलब हो गया, स्थिर गति का मतलब हो गया नियत चाल से, नियत चाल से। यह है स्थिर वेग नहीं भैया, यूनिफॉर्म एक समान वृत्तीय गति में आपने पढ़ा था कि चाल नियत होती है लेकिन वेग का परिमाण नियत होता है, लेकिन दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक स्थिर त्वरण की दिशा भी बदलती रहती है ना। एक स्थिर परिमाण का त्वरण, हाँ ये सही है कि दिशा बदलती है लेकिन हमेशा परिमाण v स्क्वायर अपॉन r ही रहता है, ठीक है। एक त्वरण जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है, परिमाण नहीं बदलता, परिमाण हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो अपना 49 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन सही हुआ। चलिए 50, वृत्ताकार गति में एक कण के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण, वृत्ताकार गति में एक कण के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण। बेटा अगर हम बात करें कि जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, वो dv अपॉन dt होता है, और जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वो v स्क्वायर अपॉन r होता है। अब देख सकते हो ये AT हो गया, ये AR हो गया, और ये क्या हो गया A हो गया। जो परिणामी त्वरण होगा वो AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होता है, लेकिन AR और AT में कोई भी एक बड़ा हो सकता है, कोई भी एक छोटा हो सकता है, हम कोई एक लाइन पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कब कुछ भी हो सकता है। तो हिसाब से अगर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो क्या स्पर्श रेखीय त्वरण से अधिक या कम हो सकता है। तो हिसाब से हमारा 50 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा सही हो गया। तो बेटा ये मैंने आपको 26 से 50 तक के क्वेश्चंस कराए। आई होप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पे आप चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, आपको टेस्ट पे कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी किसी टेस्ट के डिस्कशन में। जय हिंद, मेहनत करते रहिए, थैंक यू।